नमस्कार, मैं कल्पना सक्सेना शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग या सीखना। सीखना क्या है? सीखना निरंतर चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सीखना जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। जब वो जन्म लेता है तब से उसके माँ बाप, एक बच्चा, एक बालक जब जन्म लेता है, संसार में आता है, तो उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो उसी समय से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो पैदा होता है उसको सिर्फ एक कार्य आता है, रोना। उसके अलावा उसके माता पिता उसकी सारी चीज़ें उसको सिखाते हैं, स्वयं सिखाते हैं। एक बच्चा क्या कर रहा है, खाना कैसे खाना है, उसको चलना कैसे है, उसको उठना बैठना तौर तरीका सब कुछ उसके माता पिता उसको सिखाते हैं। उसके बाद जब वो विद्यालय में जाता है तो वहाँ उसके अध्यापक उसको सीखना सिखाते हैं, एक एक चीज़ की कैसे उसको पढ़ना है, कैसे वो कुछ बन सकता है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है वो जीवन पर्यंत कुछ न कुछ व्यक्ति अपने जीवन में सीखता रहता है। कभी जन्म में भी, कभी मृत्यु में, हर समय जब कुछ न कुछ आदमी लगा रहता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। व्यक्ति कहीं भी जाता है, जरूरी नहीं है सीखना हमारे लिए बड़ा उपयोगी ही हो तभी हम उसको सीखना कहते हैं। सीखना तो एक साधारण बोलचाल की भाषा में सीखना हर का मीनिंग जो है वो हर व्यक्ति समझता है। सीखना हमारे जो भी कुछ हमने कुछ सीखा, जो भी कुछ हमने अनुभव किया, उसके द्वारा हमारे व्यवहार में अपने आप निरंतर परिवर्तन होने लगता है। तो सीखना क्या है? सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। यदि हम अपने घर में भी रह करके अपने घर में अपने माँ बाप के साथ अपने घर में कार्यों में हाथ बटाते हैं तो वो भी हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साधारण बोलचाल की भाषा में तो लर्निंग जो है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें हम इसको अलग से बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के अलग अलग रूप से उसको परिभाषित किया है कि सीखना क्या है, अधिगम क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। तो सबसे पहली एक परिभाषा है हमारी वुडवर्थ की। वुडवर्थ एक जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही सीखना है। यानी कि जो भी कुछ हम नए ज्ञान अर्जित करते हैं वो जरूरी नहीं है कि हम अपनी शिक्षा से संबंधित है। किसी भी क्षेत्र में जो भी कुछ हम नया सीखते हैं, जो कुछ भी हम नया सीख रहे हैं, उसके द्वारा हमारा कुछ प्रतिक्रिया होती है। जो चीज़ जैसे हमने की उसके द्वारा हम कुछ प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो जो भी नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को हम अपने अंदर अर्जित करते हैं वही सीखना कहलाता है। दूसरे एक मनोवैज्ञानिक है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या कहा? गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आए कोई भी परिवर्तन सीखना है। यानी कि सीखने के द्वारा जो भी कुछ हमारे व्यवहार में कुछ भी परिवर्तन आता है, कुछ भी परिवर्तन, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा, जो भी परिवर्तन आ रहा है वही हमारा सीखना कहना। जाहिर सी बात है कि हमने कोई चीज़ सीखी है, अगर हमने कोई चीज़ हमारे पेरेंट्स हैं या टीचर्स ने सिखाई है तो हमारे अंदर वो चीज़, अच्छी आदतें ही हैं, वो आती हैं और उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तीसरी डेफिनेशन है गेट्स व अन्य की। गेट्स व अन्य ने क्या कहा कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन ही अधिगम है। अनुभव, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उससे हमें कुछ अनुभव प्राप्त होता है, कुछ सीखना, कोई चीज़ हम सीखते हैं तो उससे कुछ हमें एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। और या जो चीज़ हमें ट्रेनिंग जिस चीज़ की भी हमें दी जाती है उसके द्वारा, मान लीजिए हमने कोई चीज़ हमें सीखनी है, सिलाई सीखनी है, कढ़ाई सीखनी है, कोई कार्य भी हमें सीखना है, उसके द्वारा हमें उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और उस जो ट्रेनिंग दी जाती है उससे उसको चीज़ को सीख करके हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। और यही व्यवहार में जो हमारे परिवर्तन आता है यही हमारा सीखना कहलाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को या अधिगम को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। अब आइए हम देखते हैं कि सीखने के कौन कौन से नियम हैं। सीखने के लिए कि किस तरह से व्यक्ति किसी कार्य को सीख सकता है, उसके अपने एक नियम होते हैं। तो जो एक मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक ने सीखने के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने सीखने के दो नियम बनाए। एक मुख्य नियम है और दूसरा होता है उनका गौड़ नियम। मुख्य नियम भी 3 नियम थे। उन्होंने मुख्य कहा कि जो चीज़ एक सीखने के लिए जरूरी है, जो नियम है वो 3 नियम है। उनमें सबसे पहला जो हमारा नियम है वो है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम का मतलब क्या हुआ? जिस कार्य को करने के लिए हम
तैयार हैं, रेडी हैं जिस कार्य को करने के लिए। जाहिर सी बात है, जिस कार्य को करने में मेरा पहले से ही मन था, हम उस कार्य को करने के लिए हम पहले ही सीखना चाहते हैं उस कार्य को, तो जिस कार्य करने के लिए हम तत्पर होते हैं या तैयार होते हैं, वो कार्य मनुष्य जल्दी सीख जाता है। दूसरा हमारा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है? कहा जाता है ना कि मैथ्स वगैरह जो बच्चे पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनको अभ्यास करना चाहिए। किसी भी कार्य को अगर हम बार बार दोहराते हैं, बार बार उस कार्य का पुनरावृत्ति करते हैं या उसका अभ्यास करते हैं, तो अपने आप वो कार्य हमें आ जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है सीखने का कि अगर हमें कोई चीज़ ऐसे नहीं आ रही, यदि उसी कार्य को हम एक बार खराब करेंगे, दोबारा खराब करेंगे, लेकिन हम कई बार यदि उस कार्य को बराबर करते जाते हैं, तो वो अभ्यास के द्वारा उस कार्य को करना हम सीख जाते हैं। और तीसरा उन्होंने जो नियम बताया है थॉर्नडाइक ने, वो है प्रभाव का नियम। कि प्रभाव का नियम क्या है? कि प्रभाव का नियम यह कि जिस चीज का प्रभाव या परिणाम, हम जिसको कह सकते हैं कि जिस चीज का रिजल्ट या परिणाम हमें अच्छा मिलता है, उस कार्य को करने में मेरा मन लगता है, उस कार्य को हम जल्दी सीखते हैं। अब मान लीजिए हमने किसी कार्य को करना किया, कोई चीज़ हमने अच्छे से उस, मान लीजिए एक पेंटिंग ही है, उसको हमने बनाने की कोशिश की, और यदि उसका बनने के बाद वो पेंटिंग बहुत ख़राब दिखती है, वो अच्छी नहीं दिखती है, तो क्या हुआ, एक दो बार हम करेंगे और फिर भी मेरी कोशिश करने के बाद भी वो चीज़, उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है, तो मेरा मन जो है उस चीज़ को सीखने का नहीं करता। परंतु यदि कोई चीज़ हम बना रहे हैं और उसका रिजल्ट हमारे सामने बहुत अच्छा आ गया, कोई चीज़ हमने किया, कोई एग्ज़ाम हमने पास किया, उसका रिजल्ट हमारा अच्छा आया, तो उसको लगता है कि चलिए अब हम आगे और उस कार्य को करें ताकि हमको अच्छा रिजल्ट मिले। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य जिसका रिजल्ट, प्रभाव या परिणाम हमारे सामने अच्छा होता है, व्यक्ति उस कार्य को अच्छे से सीख सकता है। अब हमारा दूसरा नियम है गौड़ नियम। गौड़ नियम भी हमारे 5 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है हमारा आंशिक क्रिया करना। आंशिक क्रिया का मतलब अंशों में विभाजित करना। जब हम किसी भी कार्य को अंश में विभाजित करके, अंश का मतलब छोटे छोटे भागों में विभाजित करके जब हम किसी कार्य को करते हैं, तो वो हमारा आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। जैसे कोई भी कार्य हम सीखना चाहते हैं, कोई भी बड़ा कार्य है और हम सीखना चाहते हैं, उस कार्य को हम सही से करना चाहते हैं, परंतु चूंकि वो कार्य काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है, उस कार्य को हमें करने में, एक साथ करने में दिक्कत आती है, तो क्या करते हैं, हम उस कार्य को थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। आज जैसे किया, कल फिर थोड़ा दूसरा उस कार्य को कर लिया, या उसको कई पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, और उसके बाद जब हम उस कार्य को करते हैं तो वो हमारा कहलाता है आंशिक क्रिया का नियम। दूसरा है हमारा मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम यानी कि जिस कार्य को करने के लिए हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं, तभी वो कार्य हमारा अच्छे से हो पाता है। मान लो कोई कार्य हम सीखना चाहते हैं और मानसिक रूप से हम नहीं तैयार हैं उस कार्य को सीखने के लिए, तो हम किसी भी कार्य को कर तो लेते हैं, ज़बरदस्ती उस कार्य को हम कर लेते हैं, परंतु क्या होता है कि वो कार्य हमारा बहुत अच्छे से, हम उस कार्य को करने में सफल नहीं हो पाते। तो जिस कार्य को करने में हमारी रुचि, हमारी इच्छा, हमारी मनोवृत्ति होती है, वो कार्य, उस कार्य को हम अच्छे से, आसानी से सीख जाते हैं। और यदि उस कार्य को करने में हम मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो वो कार्य हमारा अच्छे से तैयार नहीं हो पाता, या उस कार्य को हम अच्छे से सीख नहीं पाते। तीसरा है हमारा बहु प्रतिक्रिया करना। किसी भी कार्य को करने के लिए हम कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। कभी हमने कोई कार्य हम सीख रहे हैं, कोई कार्य हम कर रहे हैं, परंतु क्या होता है कि एक बार हमने उस कार्य को करने के लिए हमने एक तरीका अपनाया और उस तरीके को हमने किया, परंतु उस कार्य को, तरीके को करने के बाद भी हमें उस कार्य को सीखने में सफलता नहीं मिली, तो हम दूसरे तरीके को अपनाते। दूसरे तरीके को भी अपनाने के बाद यदि सफलता नहीं मिलती तो हम तीसरा अपनाते। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं, अनेक प्रकार के तरीके को इस्तेमाल करते हैं, तरीके का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारी कहलाती है बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। यानी कि हम बहुत, किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो वो हमारा बहु प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। आत्मीकरण का नियम कि हम अपने नए ज्ञान को, हम अपने पूर्व ज्ञान का एक स्थायी अंग बना लेते हैं। कि जो भी ज्ञान हम सीखना चाहते हैं और उसी से संबंधित हमने कुछ पूर्व ज्ञान भी सीखा है, तो उसी चीज़ का दिमाग में रख के, उसी चीज़ को ध्यान में रख के, उसका एक, हम अपने पूर्व ज्ञान का एक स्थायी अंग बना लेते हैं नए ज्ञान में, और उसी से हम उस ज्ञान को जोड़ लेते हैं। ज़्यादातर विद्यालयों में क्या होता है, जब एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाता है, तो वो क्या करता है, अपने पूरे सिलेबस को या जो उस टॉपिक को पढ़ा रहा है
उससे वो उस चीज़ का आत्मीकरण कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। अपने बच्चों को जो चीज़ सिखा रहा है, कोई नया ज्ञान दे रहा है, तो उसके लिए वो उसके पूर्व ज्ञान को उससे संबंधित कर देता है, ताकि उसको उस चीज़ को सीखने में आसानी हो सके। और हमारा 5वां है संबंधित परिवर्तन का नियम। संबंधित परिवर्तन का नियम कि मान लो हमने कोई नई परिस्थिति में कोई कार्य हम ऐसा कर रहे हैं और उसी से संबंधित वैसी ही परिस्थिति हमने पूर्व में भी कोई कार्य किया है, तो वो हमारा संबंधित परिवर्तन का नियम होता है। कि मान लीजिए एक बच्चा जो है, मान लो किसी मदर वगैरह का बच्चा है जो कहीं बाहर चला गया है और उसकी याद में हमेशा उसकी माँ जो है उस बच्चे की, जैसे अपने बच्चे को वो अपने गले से लगा के रखती थी, तो उसी तरह से उसके सामान को भी गले में लगा के चिपका के रखती है और उससे संबंधित जो भी नियम को अपनाती है, यानी कि जो चीज़ पहले हो चुका है उसी से संबंधित अपनी नवीन परिस्थिति में जब किसी चीज़ को हम सीखते हैं, तो ये हमारा संबंधित परिवर्तन का नियम कहलाता है। ये तो थे हमारे थॉर्नडाइक के नियम, जो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम जो हमारे थे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये हमारे गौण नियम है, जो हमारे ये 5 नियम हैं। अब इसके अतिरिक्त बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के अलग अलग नियम बनाए। उनमें से कुछ नियम है जिसमें पहला है उद्देश्य का नियम। उद्देश्य का नियम, जिस कार्य को करने के लिए हमारा, उसके पीछे, कार्य को करने के पीछे कोई हमारा एक उद्देश्य छुपा होता है, उस कार्य को करने के लिए हम सीख जाते हैं, उस कार्य को हम आसानी से सीख जाते हैं। मान लीजिए हमको फ़ोटो खिंचानी बहुत पसंद है, तो हमको फ़ोटो खिंचाने के लिए, अब मेरा उद्देश्य है कि हमें एक अच्छी फ़ोटो खींचनी है, उसके लिए क्या कहते हैं, हम लोगों से कैमरा चलाना सीखते हैं, मोबाइल चलाना सीखते हैं, कि ताकि हम अच्छी एक फ़ोटो खींच सकें। यानी कि जिस कार्य को करने के पीछे हमारा कोई पर्पज़ होता है, कोई उद्देश्य होता है, हम उस कार्य को करना सीख जाते हैं। दूसरा है हमारा परिपक्वता का नियम। परिपक्वता का नियम क्या होता है? मैच्योरिटी। यदि जिस कार्य को करने के लिए हमारा शारीरिक और मानसिक, मतलब हम शारीरिक रूप से भी तैयार हैं और मानसिक रूप से भी हम तैयार हैं, हमारी बुद्धि उतनी परिपक्व हो चुकी है, तभी हम उस कार्य को सीख सकते हैं। अब अगर 2 साल के बच्चे को हम अपने 10th क्लास का सिलेबस पढ़ाते हैं, तो चूंकि उसके बच्चे की बुद्धि अब उतनी परिपक्व नहीं है, उतनी मैच्योर नहीं है, तो वो बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी बहुत छोटी है। वो 2 साल का है, 2.5 साल का है, तो वो 10 साल के बच्चे की जो कोर्स है उसको नहीं ग्रहण कर सकता। तो परिपक्वता जो है वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है सीखने के थ्योरी में। और लास्ट हमारा है बहुअधिगम का नियम। बहुअधिगम का नियम कि एक साथ हम कई चीज़ों को सीखते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो क्लास में जाता है, तो उसकी मैम जो है वो उस चैप्टर को तो पढ़ाती ही चैप्टर को तो सिखाती है, उसके अतिरिक्त वो उस जो टीचर है उसके चरित्र को भी सीखता है। अपने साथ में जो बगल में बैठा हुआ बच्चा है उसके साथ कैसे बैठना है, कैसे उठना है, जब टीचर्स है वो भी सिखाती है। वहाँ का वातावरण के साथ उसको कैसे समायोजन स्थापित करना होता है, वो सब चीज़ें वो एक साथ सीखता है। यानी कि जो लर्निंग की एक हमारी जो थ्योरी है बहुअधिगम का सिद्धांत, कि एक ही समय पर एक साथ कई चीज़ों को सीखना, ये हमारा बहुअधिगम का सिद्धांत है। नमस्कार।